बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज ब्रेकिंग न्यूज़ में आपके सामने रखता हूं, उसके बाद मैं अपना तजिया दूंगा। लेकिन इससे पहले कि ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखूं, मुख्तसर सी बात यह कि मैं आइंदा ज़रा मुख्तसर सी वीडियोज़ बनाया करूंगा, बिकॉज मैं मुल्क से बाहर 2 हफ्तों के लिए जा रहा हूँ, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। और इस हवाले से बहुत कम वक्त होगा, तो लिहाजा जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा मुख्तसर वीडियोस में आपके सामने रखना चाहूँगा। निकलने से पहले, आज फ्लाई करने से पहले, मैं चाहता हूँ कि ये मुख्तसर सी वीडियो मैं आपके सामने रखूँ। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी की है, और ये स्टेटमेंट जारी की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उस तकरीर के हवाले से जो उन्होंने अमेरिका में की, जिसका मतन आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा। और उसका जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडिया की क्या कहती है, मैं वो पहले पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मुख्तसर में अपना तजिया आपके सामने रखता हूँ। पहला ये कि आर इंटेंशन हैज़ बीन ड्रॉन टू रिमार्क्स रिपोर्टेडली मेड बाय पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ while on a visit to the United States. Nuclear saber rattling is Pakistan's stock in trade. The international community can draw its own conclusions on the responsibility inherent in such remarks, which also enforce the well held doubts about the integrity of nuclear command and control in a state where the military is hand in glove with terrorist groups. It is also regrettable that these remarks should have been made from the soil of a friendly third country. India has already made it clear that it will not give in to nuclear blackmail. We will continue to take all steps necessary to safeguard our national interest. ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट है। अब इसके ऊपर मैं अपना तजिया पेश कर देता हूं। सबसे पहले ये उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर सेबर रेटलिंग है पाकिस्तान के स्टॉक इन ट्रेड के अंदर। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये साबिक आता है भारत के ऊपर। अब भारत के ऊपर कैसे साबिक आता है, 4 आर्गुमेंट्स में आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 ये कि सबसे पहले साउथ एशिया में न्यूक्लियर टेस्ट किसने किया? भारत ने। और 1974 को किया एटम फॉर पीस प्रोग्राम, जो उन्होंने मगरब से लिया, और वो सिविलियन पर्पजेस के लिए लिया, लेकिन इनके इंटेंशंस उससे हथियार बनाने के थे। पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत नहीं की। तो जो साउथ एशिया के अंदर इससे पहले जो न्यूक्लियर दौड़ मौजूद नहीं थी, उसका आगाज़ भारत करता है। दूसरा आर्गुमेंट मेरा ये है कि पाकिस्तान मई 1998 से पहले काविशें करता रहा मुख्तलिफ इंटरनेशनल रीजनल फोरम्स के ऊपर कि साउथ एशिया को न्यूक्लियर फ्री जोन करार दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के इस प्रपोजल को भारत ने इसका मानने से इनकार किया। और मई 1998 में मल्टीपल न्यूक्लियर टेस्ट किए पोखरान के अंदर। और न फ़कत वो टेस्ट किए, मेरा तीसरा आर्गुमेंट ये है, उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट के बाद ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दी थी। गालिबन पाकिस्तान टेस्ट नहीं करता, लेकिन उस ब्लैकमेलिंग के बाद, उस थ्रेट के बाद, पाकिस्तान मजबूर हुआ कि न्यूक्लियर टेस्ट का जवाब न्यूक्लियर टेस्ट के ज़रिए से दे, और ज़्यादा पावरफुल टेस्ट के ज़रिए से दे। हालांकि बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। और बड़ी अच्छी किताब है एंगेजिंग इंडिया स्टॉक टालमोट की, जिसके अंदर वो ये पूरा वाकया बताते हैं कि किस तरह वो पाकिस्तान फ्लाई करके जाना चाह रहे थे, ताकि पाकिस्तानी हुकूमत को रोकें कि वो टेस्ट न करें, और हम उनको कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी देंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस ट्रिप को मंजूर ही नहीं किया। तो मई 1998 में इसका आगाज़ भारत ने किया, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जवाब दिया। लेकिन उस जवाब से पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान को हम नील डाउन करेंगे, पाकिस्तान को अब वो करना होगा जो हम करते रहेंगे, जो हम कहेंगे। और पाकिस्तान को आंखें दिखाना और हमारे सामने खड़े होने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग है, वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं रही, वो इंडिया के स्टॉक इन ट्रेड के अंदर रही। चौथा मेरा ये कि न्यूक्लियर जो डिटरेंस मौजूद था, जो 1971 के बाद से अब तक मेजर जंग नहीं हुई, उसको किसने तोड़ा? आपने देखा 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के मेजर सिटीज के ऊपर सिविलियंस टारगेट को अटैक किया, और उसके बाद दोबारा हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया। और उसके जवाब में हमने उनके 6 फाइटर जेट्स गिराए, तो 7 थे, लेकिन चूंकि पहले क्लेम किया 6 का, तो उसके बाद हम 6 पे टिके रहे, हालांकि एविडेंसेस 7वें के भी हैं। 6 फाइटर जेट्स गिराए, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया,
वो पाकिस्तान ने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया, न कि सिविलियन इंस्टॉलेशंस को हिट किया। लेकिन एक ऐसा मुल्क जो इस खित्ते में सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आयद होती है, जो अपने आप को मेजर पावर कहलाना चाहता है, वो एक दूसरे न्यूक्लियर पावर के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि न्यूक्लियर वॉर छिड़े, और वो फेल कर रहा है न्यूक्लियर डिटरेंस को। तो ये जो न्यूक्लियर सैबर रैटलिंग है, ये पाकिस्तान कर रहा है या भारत कर रहा है? इस स्टेटमेंट के अंदर जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दी है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है उसका मैं मुख्तसर पढ़ूंगा, सारा जुमला नहीं पढ़ूंगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन ड्रा its own conclusion on the irresponsibility inherent in such remarks। जिस आगे जाके वो कहते हैं doubts on integrity of command and control system where military is hand in glove with terrorism या with terrorist। अच्छा, ये जो allegations हैं, frankly speaking, ये fit in the case of India and how? Let me give you 2-3 arguments again। नंबर 1 ये कि मुझे ये बताएं कि यूरेनियम किसकी मार्केट में सेल होती रही, पाकिस्तान की या भारत की मार्केट में सेल होती रही? तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम किसका वीक है, पाकिस्तान का या भारत का? दूसरा मेरा ये कि मोदी साहब ने कई मरतबा पाकिस्तान के लोगों को थ्रेट किया। अभी 26 मई को 2025 एक जलसे में खिताब करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग रोटी खाएं वरना मेरी गोली खाएं। आप एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के लोगों को कह रहे हैं रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। तो ये कौन कर रहा है? ये टेररिज्म किसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, टूल है? इसके बाद आप टेररिज्म की बात फरमा रहे हैं। सुनिए, कुलभूषण यादव, पाकिस्तान की मिलिट्री का जो हाथ है वो टेररिज्म दस्ताने के अंदर टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ है या आपका है? कुलभूषण यादव जो हमने पकड़ा वो आपके नेवल ऑफिसर था। इसके बाद जो फेटफ की रिपोर्ट है जिसमें आप बताया गया है कि किस तरह भारत टेरर फाइनेंसिंग और इलीगल वेपन्स का गढ़ है। इसके बाद यशवंत शिंदे जो स्पोक्स पर्सन है, एक्स स्पोक्स पर्सन, फार्मर स्पोक्स पर्सन ऑफ आरएसएस, उन्होंने कई दफा इस बात को तस्लीम किया है मीडिया के ऊपर, इट इज ऑन द रिकॉर्ड, कि वो मुलव्वस रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाने के हवाले से, लोगों को भर्ती करने के हवाले से, उनको दहशत गर्दी की ट्रेनिंग, बॉम्ब एक्सप्लोजन की, बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देते रहे। न फकत ये बल्कि वो भारत के अंदर जो दहशत गर्दी है उसमें भी वो कहते हैं कि हमने करवाई मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ, और उसका इल्जाम फिर मुसलमानों पे लगवाया। तो टेररिज्म पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान की मिलिट्री करवा रही है, या भारत करवा रही है, या भारत की हुकूमत करवा रही है, या भारत की जो मौजूदा हुकूमत की जो आइडियोलॉजिकल बेस है आरएसएस वो करवा रही है। इसके बाद मेजर गोरेवालिया की कई सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट्स हैं कि पाकिस्तान के मौलवी खरीदो, पाकिस्तान के बलोच लीडर्स खरीदो, पाकिस्तान के हर उस बंदे को खरीदो जिसको रिजेंटमेंट है, उनको 2-3 लाख रुपए दो माहाना तनख्वाह और उनसे दहशत गर्दी करवाओ। इसके साथ साथ अमित शाह कई दफा उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अजीत देवल ने स्टेटमेंट दी है कि हम टेररिज्म को इस्तेमाल करेंगे विद इन पाकिस्तान। तो लिहाजा टेररिज्म इज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने अडॉप्ट नहीं की, भारत ने अडॉप्ट की है, और भारत की गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है, ना कि पाकिस्तान की मिलिट्री उसके अंदर इन्वॉल्व नजर आती है। इसके अलावा चौथा मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब वो खुद इसको अंडरस्टैंड करे, वो खुद लेसन्स को ड्रा करे। उन्होंने आपके बारे में पहले ही लेसन्स ड्रा कर ली, उन्हें पता है कि आपकी 3D पॉलिसी है, आप डेमोनाइज करते हैं, पहले पाकिस्तान को डेमोनाइज करना शुरू किया। आपने देखा कि EU डिसइंफुल ऐप पकड़ी गई यूरोप के अंदर, हमने नहीं पकड़ी, यूरोपियंस ने पकड़ी, सैकड़ों वेबसाइट्स, झूठी वेबसाइट्स। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता रहा। पाकिस्तान को डेमोनाइज किया, फिर कनाडा को डेमोनाइज करना शुरू कर दिया जब उन्होंने आंखें उठाई कि भाई आप क्या करते हैं, हमारे शहरियों को मारते हैं। फिर अमेरिका को अब डेमोनाइज करना शुरू किया जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 25% टैरिफ आयद किया है कि भाई हमारी गुड्स के ऊपर अगर आप टैरिफ आयद करेंगे तो हम भी करेंगे। आप हमसे बिजनेस करते हैं, $46 बिलियन सालाना हमसे कमाते हैं, और हमें आप बिजनेस करने नहीं देते। और मजीद उन्होंने 25% टैरिफ आयद कर दिया कि आप रशिया से भी तेल खरीदते हैं और वो तेल का पैसा इस्तेमाल होता है यूक्रेन की वॉर के अंदर। तो उन्होंने पहले ही कंक्लूजन ड्रा किया हुआ है। तो आप डेमोनाइज करते हैं, आप डिस्टेबलाइज करते हैं कंट्रीज को, उनकी सोवरेनिटी के अंदर इंटरवीन करके, उनके लोगों को मार के, वहां पे मुख्तलिफ झूठी खबरें छपवा के, और आप डिसीट करते हैं, धोखा देते हैं।
रशियन डेलीगेशन, हाई डेलीगेशन पाकिस्तान आया और पाकिस्तान के अहम लोगों से, ऑफिशियल से ये कहता है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट ऑफ पाकिस्तान, एम्बेसडर ज़मीर अकरम ने मुझे ये बात खुद बताई एक इंटरव्यू के दौरान जो मैं रेडियो पाकिस्तान पे ले रहा था, कि रशियन डेलीगेशन ने हमें मैसेज कन्वे किया कि वी नो कि इंडिया इज प्लेइंग अ डबल गेम, सो देयरफॉर वी वांट टू हैव इंडिपेंडेंट रिलेशंस विद पाकिस्तान। तो कहने का मकसद ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो पहले ही ड्रा कर दिया, चाइना आपसे आप पे ट्रस्ट नहीं करता, रशिया आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, यूएस आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, कनाडा आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो पहले ही ड्रा कर ली है कंक्लूजन कि पाकिस्तान क्या है। इसलिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 2 दफा ऑफिशियली बुलाया है, पाकिस्तान के एयर चीफ को 1 दफा ऑफिशियली बुलाया है, पाकिस्तान के कई दफा तारीफें करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप नजर आते हैं। और न फकत प्रेसिडेंट ट्रंप नजर आते हैं, चाइना की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, रशिया की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट है, टर्की, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इनको तो छोड़िए, ये तो हमारे दोस्त ममालिक हैं। आप कहेंगे ये मुसलमान ममालिक है या करीब ममालिक है या भारत के खिलाफ है, मसलन चाइना वगैरह या टर्की वगैरह, लेकिन ये ममालिक तो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। अगला इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, इट इज रिग्रेटेबल दीज रिमार्क्स शुड हैव बीन मेड फ्रॉम द सॉइल ऑफ अ फ्रेंडली थर्ड कंट्री। भाई अमेरिका क्या करे, अमेरिका क्या करे, मुझे आप बताएं ना। अमेरिका में आपने पुन्नू को आपने मर्डर करने की कोशिश की, अमेरिकन जुडिशरी ने, बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो इसको एक्सपोज नहीं किया, फिर आखिरकार वो तंग हो गए आपसे बात करके, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, कल्प्रिट्स हमारे हवाले करें, आप उसमें तावन करने को तैयार नहीं थी, आकर उनकी जुडिशरी ने इसको एक्सपोज कर दिया। तो वो क्या करें, वो आपको किस तरह से हेल्प आउट करें। आज जो इंडियन इकोनॉमी है वो आईटी के ऊपर खड़ी हुई है, और आईटी सारी आप सेल करते हैं अमेरिका को और मगरिब को। आपका जो ट्रेड है वो $77 बिलियन का जो फायदेमंद ट्रेड है वो तो आपका ग्लोबल नॉर्थ से होता है, आपका कनाडा से $3 बिलियन का, $40 बिलियन का अमेरिका से, और $16 बिलियन का यूरोपियन यूनियन से आप कमाते हैं। बाकी दुनिया में आप ट्रेड, कब आपका ट्रेड आपके फायदे में। आसियान से तकरीबन आपका 42-43 बिलियन का खसारे में है, चाइना के साथ $101 बिलियन खसारे में है, रशिया के साथ $63 बिलियन का खसारे में है। आपका ट्रेड कब आपके फायदे के अंदर है। आप उन्हीं को चूना लगाने के चक्कर में हैं, और फिर आप लगाते हैं कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी करे, और अमेरिका के थर्ड सॉइल हमारे फ्रेंडली कंट्री के ऊपर ये क्या। भाई वो फ्रेंडली कंट्री को आपने फ्रेंडली छोड़ा नहीं है ना। आज के दौर में हर मुल्क अपने मफादात देखता है, और आप तो प्रेसिडेंट ट्रंप की शख्सियत को भी इंस्टिगेट कर रहे हैं, उसे भी आप तो उसे समझ ही नहीं पाए। आप कहते हैं कि हम दुनिया की बड़ी ताकत हैं, भाई उसके साथ बड़ा टेक्निकली चाइनीज भी डील कर रहे हैं, टेक्निकली प्यूटन साहब उनसे बात करने जा रहे हैं अलास्का में, वो तशरीफ ला रहे हैं चाइना से बात करने के लिए। वो किम जॉन के, अपनी पिछली हुकूमत में किम जॉन के साथ बात करने चले गए थे, नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ। तो आपके तो वो अच्छे दोस्त थे, मोदी साहब तो मेरे बड़े करीबी दोस्त थे, वो हमेशा कहते थे। तो आपने अपनी बनी बनाई अपने हाथों से खुद बिगाड़ी। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि यूएस भी गलत है, कनाडा भी गलत है, यूरोप भी गलत है, पाकिस्तान भी गलत है, ईरान भी गलत है, टर्की भी गलत है, चाइना भी गलत है, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश सारे गलत हैं, खत्ते में भी गलत हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी गलत हैं। तो फिर सही कौन है, सिर्फ आप रीथिंक करें। ये जो अवय शुक्ला ने लिखा है डफर जोन, इसको पढ़ें, इसको समझें, और इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीऑर्गेनाइज करें। और हम चाहते हैं कि भारत स्टेबल रहे, लेकिन अगर भारत अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारेगा तो भारत को कौन बचा सकता है, भारत को कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल मैं माजरत करता हूँ अपने भारतीय दोस्तों से, उनको शायद मेरी बातें अच्छी भी न लगें, लेकिन कुछ ही हकीकत हैं, आर्गूमेंट्स हैं, मुझे काउंटर आर्गूमेंट्स दीजिए। और अभी आपके एयर चीफ ने जो तकरीर की कि हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक बड़ा जहाज़ एलियंट या फिर वो एवॉक की बात कर रहे हैं, आप सुने अपने डिफेंस एनालिस्ट परवीन साइनी को, उन्होंने रद्द कर दिया इस पूरे आर्गूमेंट को, इस सारी स्पीच। तो अफसोस होता है कि आप जग हसाई करें, और खुद मैंने कमेंट्स पढ़े उसके नीचे, कितने भारतीय जी शऊर, पढ़े लिखे, जहीन फतीन भारतीयों ने कैसे कैसे कमेंट्स दिए हैं कि हमारी जग हसाई हो रही है, हमें इज्जत से जीने का हमारा हक ले लिया गया है। बाकी यही कसर रहती थी, यहाँ भी पूरा करना था। एक प्रोफेशनल फोर्स को लाके मजबूर किया कि उसके एक सरबराह ने इस तरह की स्टेटमेंट देना शुरू की, जो कि सिर्फ झूठ के ऊपर मबनी है। मेरा ख्याल है रीथिंक करने की ज़रूरत है, और इससे आप ही को नुकसान होगा और बाकी ममालिक को फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान को तो फ़ायदा है। हम तो चाहते हैं, पाकिस्तान तो इस पर खुश होगा कि जो कुछ आप गलतियाँ और ब्लंडर कर रहे हैं,
लेकिन अपने आप को रीथिंक करें, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं एक दफ़ा फिर माज़रत करता हूँ अगर आपकी दिल आज़ारी हुई। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।